तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7 1 से लेके पार्ट 6 तक प्ले लिस्ट में है, जाकर वहाँ वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। अगर देखे हैं तो यहाँ से शुरू कीजिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 61 से लेकर प्रश्न संख्या 74 तक। ठीक है, तो यह है हम लोग का पार्ट 7। हाँ, याद रखिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सही तरीका से लिखिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को मतलब एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का 61 नंबर इसका, विद्युत बल रेखा क्या है, इसका गुण लिखे। तो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसका क्या गुण है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर में क्या लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक परिपथ है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक परिपथ है जिस पर एकांक धनावेश गति करता है, जो धनायन से निकलकर लंबवत, ठीक है, लंबवत निकलकर ऋण आयन में लंबवत प्रवेश करता है। क्या है, तो बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक परिपथ है जिस पर एकांक धनावेश गति करता है, जो धनायन से निकलता है। ध्यान रखिएगा कहाँ से निकलता है, धनायन से लंबवत निकलकर ऋण आयन में लंबवत प्रवेश करता है। तो ये क्या हो गया, परिभाषा। पूछा गया इसका विशेषता बताइए। तो देखिए विशेषता क्या है, यह एक खुली परिपथ है। तो ध्यान रखिएगा विद्युत बल रेखाएं एक खुली परिपथ है जो धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो है विद्युत बल रेखाएं है एक खुली परिपथ है जो धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि बताइए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो ध्यान दीजिए कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि मान लीजिए कतान बिंदु पर जो होगा वह विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा प्राप्त होगी, दो दिशा प्राप्त होगी, और विद्युत क्षेत्र की दो दिशा एक बिंदु पर संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक क्या है, सदिश राशि है। तो इसीलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से लंबवत निकलकर ऋण आवेश में लंबवत प्रवेश करती है। तो ये गया इसका तीसरा गुण कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से लंबवत निकलती है और ऋण आवेश में लंबवत ही प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रश्न 61, विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसका गुण लिखे। ओके, आगे चलिए। ठीक है, प्रश्न हम लोग का है 62, चुंबकीय आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक लिखे। तो हम लोग पढ़े होंगे विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर है, वैसा ही अभी प्रश्न है चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो उत्तर है किसी चुंबक के एक ध्रुव की प्रबलता, यानी कोई चुंबक है, मान लीजिए चुंबक हो गया, तो इसके किसी एक ध्रुव की प्रबलता, चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, कोई भी चुंबक हो तो उसके किसी एक ध्रुव की प्रबलता ले लीजिए और दोनों ध्रुवों के बीच की क्या ले लीजिए, दूरी ले लीजिए, उसी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। जैसे देख लीजिए ये एक चुंबक है एन और एस। ठीक है, तो देखिए यहाँ दे दिए इसकी प्रबलता क्या है एम, इसका भी प्रबलता क्या है एन है। ठीक है, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितना लिया गया है, 2a लिया गया है। ठीक है, तो पूछा जाए चुंबकीय गुण क्या होगा, तो चुंबकीय गुण को कैपिटल एम से लिखा जाता है और होगा एम इंटू 2a। देखिए ये स्मॉल एम है ध्रुव प्रबलता, ठीक है, और ये 2a क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा स्मॉल एम इंटू 2a। ठीक है, पूछे कि मात्रक बताइए इसका क्या होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय गुण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। राशि पूछा जाए कि चुंबकीय गुण कैसा राशि है, तो चुंबकीय गुण एक सदिश राशि है। यह भी ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय गुण एक सदिश राशि है। अगर दिशा पूछा जाए, चूंकि सदिश राशि है तो दिशा भी पूछा जाएगा। परीक्षा में पूछा गया था कि चुंबकीय गुण का दिशा होता है,
तो ध्यान रखिए चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो होता है वह साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग चुंबकीय आघूर्ण का कंप्लीट जानकारी प्राप्त किए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 63। इसके आगे देखिए 63 है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक लिखे। या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मात्रक होता है। तो उत्तर देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई एकांक उत्तरी ध्रुव हो तो इस पर जितना बल लगेगा उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे इसका मात्रक क्या होता है, ज्यादातर प्रचलित मात्रक है टेस्ला। ठीक है, क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, अब देखिए इसे बी से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित किया जाता है, बी से सूचित किया जाता है। सूत्र क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा एम। क्या होगा, बी बराबर एफ बटा एम। एफ क्या हो गया, बल, और एम क्या हो गया, ध्रुव प्रबलता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बी बराबर एफ बटा एम होता है। पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, तो राशि या एक सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा बीमा क्या होता है इसका, तो बीमा याद रखिए एम टी माइनस टू ए माइनस वन होता है। ठीक है, एम टी माइनस टू ए माइनस वन होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ेंगे अब हम लोग प्रश्न संख्या 64। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं की गुण को लिखे। यानी चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसके गुण को लिखना है। तो ध्यान रखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक परिपथ है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है। जैसे हम लोग पढ़े थे विद्युत बल रेखाएं, वैसा ही है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक परिपथ है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है, जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखिएगा किस में आता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है, और चुंबक के भीतर पुनः दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर गति करता है। और यही कारण है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक बंद परिपथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए विशेषता पढ़ेंगे, अभी इसका विशेषता भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलकर दक्षिणी ध्रुव में, देखिए यहाँ दक्षिणी ध्रुव में लंबवत ही प्रवेश करती है। दूसरा, यह एक बंद परिपथ है। ध्यान रखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, एक बंद परिपथ का उदाहरण है। अगला हो जाएगा दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा जैसे दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसी प्रकार दो चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ध्यान रखिएगा नंबर पॉइंट 4 देख लीजिए, जिसमें चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, यानी चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रश्न संख्या 64, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है या इसके गुण को लिखें। चलिए इसके आगे पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 65। 65 है, देखिए प्रश्न सिंपल है कि ओम के नियम को लिखे। सभी लोग पढ़े होंगे कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम देख लीजिए, यहाँ बोलते हैं कि इस नियम के अनुसार नियत तापमान पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके छोरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि तापमान यदि नियत हो तो किसी मतलब चालक से प्रवाहित जो धारा होती है धारा होती है वो उस चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो पूछा जाए कि यानी भी मान लीजिए विभवांतर कितना है भी और प्रवाहित धारा कितना है आई, तो भी समानुपाती क्या हो गया आई। अब देखिए भी के ऐसे ही रहने दीजिए, समानुपाती की जगह पे एक हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आ रहता है। क्या कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आ रहता है। तो भी बराबर क्या हो गया आपका आर इंटू आई, या इसी को लिख सकते हैं भी बराबर आई इंटू आर। ध्यान रखिएगा जो कांस्टेंट आया है आर, इसके बारे में आप तो जानते होंगे ये आर क्या होता है, यही आर क्या है हम लोग का प्रतिरोध है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट आता है आर यह क्या है, प्रतिरोध, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए ग्राफ भी देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए हम एक शख्स पर क्या ले लीजिए, विभवांतर लिए हैं
y पे क्या लिए है, धारा लिए। देखिए स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, जब इसके बीच एक ग्राफ खींचे ऐसे तो यह ग्राफ क्या प्राप्त होता है हम लोग को, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो विभवांतर होता है वो प्रवाहित धारा या प्रवाहित धारा आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम का नियम। ओके, देखिए प्रश्न संख्या हम लोग का पढ़ना है, प्रश्न संख्या 66। ठीक है, तो 66 प्रश्न है, चालकता क्या है। आसान प्रश्न है, चालकता क्या है, इसका मात्रक लिखना है। ठीक है, तो उत्तर ध्यान रखिएगा, किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो कोई भी चालक है तो उस चालक का जो प्रतिरोधकता होगा उसके व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। तो चालकता को किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा से। पूछा जाए कि चालकता बराबर क्या होगा, तो चालकता यानी सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या हो गया, 1/ρ, क्योंकि परिभाषा में ये लिखा है कि चालकता जो होता है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहा जाता है, तो 1/ρ हो गया। ठीक है, तो 1/ρ, ध्यान दीजिए, इसका पूछा जाए कि मात्रक बताइए कि चालकता का मात्रक क्या होगा, तो चालकता का मात्रक देख लीजिए ऊपर से क्या हो गया, 1/ओम। ठीक है, तो ओम का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम बाई, देखिए यह क्या हो गया, चालकता, और चालकता का सूत्र क्या होगा, 1/ρ, 1/ρ। तो ध्यान रखिए ओम का तो कोई मात्रक नहीं होगा, रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। नीचे तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही मात्रक लिखा गया है कि चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। पहला मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दूसरा मात्रक देख लीजिए, ओम इनवर्स के बदले आता है साइमन, क्या आता है, साइमन। तो दूसरा का मात्रक हम लोग बोल सकते हैं साइमन प्रति मीटर, या साइमन मीटर मीटर प्रति मीटर, बोलिए स्क्वायर तो नहीं है, प्रति मीटर होगा। ठीक है, तो क्या पढ़े हम लोग, चालकता क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, या इसका मात्रक लिखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 67। देखिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 67। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 67 है, किरचॉफ के नियमों को लिखें। तो हम लोग पढ़ें किरचॉफ के नियम, तो उत्तर हो गया देखिए कि किरचॉफ के निम्न 2 नियम है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि किरचॉफ के कितने नियम है, तो किरचॉफ के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम है संधि नियम। ठीक है, तो किरचॉफ ने जो पहला नियम दिया था उसका नाम क्या है, संधि का नियम। तो ध्यान रखिएगा यह नियम क्या है, तो देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सा नियम है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। जैसे यहाँ देखिए एक चित्र दिखाया गया है, तो ध्यान से देखिए, I1 धारा संधि पर आ रही है, I4 धारा आ रही है, I6 आ रही है, लेकिन I7, I2 और I3 धारा क्या है, बाहर निकल रही है। तो अगर इस चित्र पर संधि का नियम लगाया जाए तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I4 प्लस I6, क्योंकि ये संधि पर आ रहे हैं। I7 माइनस में होगा, I2 माइनस में होगा, I3 माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है धारा संधि से कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ये तो बोला गया है इन सब का योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ शून्य होगा। तो यही बोला है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में कोई संधि हो तो उस संधि पर कुल धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आया। और ध्यान रखिएगा कि धारा आने वाले के लिए प्लस और धारा जाने वाले के लिए क्या लिखा जाता है, माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का संधि नियम, यानी किरचॉफ का पहला नियम। अब देखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे नियम को लूप नियम कहा जाता है। किसका कहा जाता है, लूप लॉ। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है, देखिए, किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा, ठीक है, कोई बंद विद्युत परिपथ हो तो उसके प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का, धारा और उसके प्रतिरोध
का गुणनफल, ठीक है। तो बोल रहे हैं उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग कुल विद्युतवाहक बल के बराबर होता है। तो सिंपल सा है कि यदि कोई बंद विद्युत परिपथ हो तो उसके प्रत्येक भाग से बहने वाला धारा और उसके प्रतिरोध, ठीक है, उसी भाग का प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है उसका बीजगणितीय योग जो होता है वह कुल विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए एक परिपथ यहाँ दिखाया गया ए बी सी, यह बंद परिपथ है, बंद परिपथ ए बी सी दिखाया गया है। देखिए इसमें R1 प्रतिरोध धारा क्या प्रवाहित हो रहा है I1, यहाँ देखिए प्रतिरोध क्या है R2 धारा क्या प्रवाहित हो रहा है I2, ठीक है। यहाँ प्रतिरोध क्या है R3 और धारा क्या R3 और धारा प्रतिरोध क्या है I3, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, लूप लॉ। देखिए धारा का एक दिशा सही माना जाता है, जिससे धारा मान लीजिए इधर पड़ रहा है तो हम इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यदि धारा को हम यहाँ क्या माने प्लस, तो ये हो गया I1, ये क्या है R1, तो I1 R1। अब देखिए इधर इसके लिए माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि देखिए धारा हम लोग इधर प्लस माने इधर, ठीक है, और धारा इधर विपरीत है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस I2 R2, ठीक है। और देखिए पुनः ए से चलिए, ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो ये भी देखिए धारा का दिशा प्लस हो गया ना, नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो I3 R3 तो हो गया I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस I3 R3। और इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, तो विद्युत वाहक बल नहीं है तो बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही देखिए इस चित्र में देखिए ध्यान से, इसमें भी किधर भी अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए इधर मान कर चल रहे हैं हम, तो इसके लिए देखिए तो इसी प्रकार लिखिए I1 R1 I1 R1। देखिए इसमें E2, देखिए इसमें विद्युत वाहक बल भी है तो E2 आ गया, E2 माइनस I2 R2, देखिए ये हो गया धारा का विपरीत दिशा है I2 R2 प्लस I3 R3। और एक और है देखिए यहाँ विद्युत वाहक बल किसका, उसका कितना है, सेल है E1, तो E1, ठीक है। और इन सबका बीजगणितीय जो कितना हो जाएगा 0, या इसको बोल सकते हैं कि E1 E2 को इधर हम लोग ला सकते हैं। समझ में आ गया। तो यह बंद नियम बोलता है, लूप लॉ बोलता है, किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है वह कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या देखिए क्या हम लोग का 68, ठीक है। प्रश्न है कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित होती है, जब कोई श्वेत प्रकाश होती है और वो प्रिज्म से क्या होती है, वर्ण विक्षेपित होती है, तो जो निर्गत किरणों में किसी दो रंगों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित कराया जाता है तो निर्गत किरण कितना होता है, 7 रंग निकलता है। तो निर्गत किरणों में कोई भी दो रंग हो, ठीक है, कोई भी दो रंगों के बीच जो कोण बनता है उसे ही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे देख लीजिए ये चित्र में दिखाया भी गया है हम लोग का, यहाँ से देख लीजिए ये चित्र दिखाया गया, किसका चित्र है, प्रिज्म का चित्र है ये ना। और देखिए इसमें क्या हुआ है कि एक प्रिज्म दिखाया गया है, इसमें से ये प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, और इसमें से जाता है तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन होता है, और ये मुड़ जाता है और इधर कितने रंगों में, 7 रंगों में वर्ण विक्षेपित हो जाता है, जिसमें हम लोग 2 ही रंग दिखाया गया है, एक हो गया रेड और नीचे हो गया वायलेट, सबसे नीचे हो गया। तो ये 2 रंगों के बीच जो कोण यहाँ बना हुआ है, मान लीजिए थीटा बन गया, तो इसी कोण को हम लोग क्या बोल देंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो देखिए ये फॉर्मूला से निकाला जाता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या हो जाता है, म्यू भी माइनस म्यू आर, यानी वायलेट का कितना हो गया, म्यू माइनस रेड का म्यू इंटू ए हो गया। यहाँ ए क्या होता है, तो ये देखिए कोण होता है जो प्रिज्म कोण जिसे बोलते हैं, तो ये प्रिज्म कोण हो गया ए, ठीक है। म्यू भी यानी अपवर्तनांक हो गया भी का, आर का अपवर्तनांक क्या हो गया म्यू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण याद रखिएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का प्रश्न संख्या 68, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 69। देखिए 69 प्रश्न क्या है, प्रकाश की प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके होंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। देखिए कि जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश चल कर आता है, वायुमंडल में क्या है, धूल कण है, तो इन धूल कणों पर पड़ता है। तो ये धूल कण जो होते हैं ये प्रकाश के कुछ हिस्से को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश के कुछ हिस्सों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं,
और जो शेष भाग होता है, शेष भाग उन्हें सभी दिशाओं में फैला देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, लौटा देते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ हिस्से को अवशोषित करके शेष हिस्से को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट यानी लौटा देते हैं, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ती है। ये धूल कण क्या करते हैं, प्रकाश के कुछ हिस्से को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और शेष भाग को क्या करते हैं, शेष भाग को सभी दिशाओं में फैला देते हैं, वितरित कर देते हैं, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे मान लीजिए प्रकाश का एक कण हो गया, अब इसमें प्रकाश पर कुछ हिस्से को अवशोषित करते से सभी हिस्सा में देखिए क्या करता है, प्रकीर्णित कर रहा है। तो यह जो घटना है, इसी घटना को हम लोग बोल देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या हम लोग का आगे, प्रश्न संख्या 70 देखिए क्या है। ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो ठीक है, दृष्टि दोष मतलब क्या होता है कि आंख से दिखाई ना देना। तो इसी को हम लोग अच्छे तरीका से बोलेंगे कि जब किसी कारण से नेत्र निकट या दूर रखी वस्तुओं को, यहाँ क्या हो जाएगा, दूर। ठीक है, दूरी ना लिखिए, यहाँ आपको इसको काट कर बनाइए दूर, तो दूरी कैंसिल कीजिए। ठीक है, हो गया। तो देखिए, जब किसी कारण से नेत्र जो होता है वह निकट या दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, कोई भी कारण हो सकता है। तो किसी भी कारण से यदि हमारा आंख नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है या दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो इस नेत्र में हुई इस कमी को, यानी नेत्र में जो इस कमी आ गई है, इसी कमी को हम लोग क्या नाम देते हैं, दृष्टि दोष। ठीक है, तो याद हो गया कि जब किसी भी कारण से हमारा नेत्र निकट या दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो नेत्र में हुई इस कमी को ही क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अब ध्यान रखिए, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग पढ़े होंगे कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष हो गया नेत्र में होने वाला दोष, ये कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार का, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ध्यान रखिए कि ये भी पूछ समझ लीजिए कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल। दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि के लिए चूंकि दोनों ना निकट दिखाई देता है ना दूर का, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, बाईफोकल लेंस। क्या यूज होता है, बाईफोकल लेंस। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अबिंदुकता के लिए होता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस। तो ठीक है, तो इस प्रकार इसमें से हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा अवतल। ठीक है, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का, और अबिंदुकता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग पढ़े पार्ट 7 का कंप्लीट, प्रश्न संख्या 61 से लेकर प्रश्न संख्या 70 तक। आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, वीडियो कंप्लीट देखें और अंत में लाइक जरूर करें। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। ओके।